इंडियन इकोनॉमी सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो हम लोगों के 2 लेक्चर्स हो चुके हैं और आज तीसरा लेक्चर है जिसमें हम यूनिट एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में जो आज इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज हम लोगों का एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा और जो अगली यूनिट है इंडस्ट्रियल सेक्टर, भारत का औद्योगिक विकास, वो वाला करना शुरू हो जाएगा। चलिए समय को ना बर्बाद करते हुए हम लोग क्लास स्टार्ट करें। और आज का टॉपिक आपको पता ही है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं कृषि, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, कृषि। तो पहली चीज आती है कि जो इम्पोर्टेंट रोजगार की दशा, अगर प्रश्न पूछा जाए रोजगार की दशा में वर्तमान समय में इकोनॉमिक सर्वे 2021 के अनुसार कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में संलग्न हैं। तो आपका उत्तर होना चाहिए वर्तमान समय में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष का मतलब जो एलाइड सर्विसेज होती है, कृषि और कृषि के साथ जो एलाइड सेक्टर्स होते हैं उनमें कितने तरीके से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य में संलग्न है। तो आपका उत्तर आएगा सर 60%। इसके हिसाब से इकोनॉमिक सर्वे 21 के आधार पर वर्तमान समय में कृषि कार्य में संलग्न लोगों की संख्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कितनी है? 60%। अगर पूछा जाए कि प्रत्यक्ष रूप से कितने लोग जुड़े हैं तो आपका आंसर हो जाएगा सर 52% जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्ट रूप से, और ओवरऑल 60% जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कृषि कार्य में संलग्न है। ठीक, एक प्रश्न आपका यहाँ से खत्म होता है। वर्तमान समय में कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य में संलग्न हैं। दूसरा प्रश्न आता है भारत में जो वर्तमान समय में कृषि है वो जीडीपी में अपना कितना प्रतिशत योगदान दे रही है। देखिए वर्तमान समय में कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर का, कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो जीडीपी में 17%। ये कब की बात है? ये अभी की बात है कि वर्तमान समय में जो एग्रीकल्चर का प्रतिशत है वो कितना है? 17%। और जो 1950 में क्या था उसमें कितने प्रतिशत था? 52% था। इसमें जीडीपी तो पहले कितना था? 52%। आज कितना है? 17%। मतलब क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज होने का मतलब ऐसे देश जहां पर जीडीपी का योगदान एग्रीकल्चर सेक्टर में डे बाय डे कम होता चला जा रहा है उसको हम डेवलपिंग इकोनॉमी या विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब कम होने का क्या मतलब है? सपोज पहले 100 रुपए में 52 रुपए एग्रीकल्चर, आज मान लीजिए 10,000 और 10,000 रुपए आप मान लीजिए 17% हो गया, 17। अमाउंट जो है, कीमतें बढ़ी है, परसेंटेज आज एग्रीकल्चर हमारी बड़ी हो गई है तो उसका अमाउंट पहले कितना था? 52 रुपए का। मात्रात्मक रूप
में या क्वांटिटी रूप में हमारी वृद्धि हुई है। परसेंटेज वाइज अगर हम देखें पहले 152 था, आज 10,000 में 1700 रुपए, क्योंकि हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है आपको काफी बड़ा होता चला जा रहा है। ठीक, ये आपका हो गया भारत में कृषि क्षेत्र का क्या योगदान है। अब ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें अभी तक जितनी भी सारी पंचवर्षीय योजनाएं आई है इसमें केवल एक पंचवर्षीय योजना थी जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में गिरावट आई थी। नोट करिए, वो थी थर्ड पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना। थर्ड 5 ईयर, यही एक जैसे कि जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में निगेटिव ग्रोथ हुई थी, ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। बाकी जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं उन सब में अर्थव्यवस्थाओं में एग्रीकल्चर सेक्टर आया है। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि वर्तमान समय में जब आप जानते हैं कोरोना का समय काल था, कोरोना का समय पीरियड था, ठीक है, कोरोना के समय पीरियड में कृषि क्षेत्र में बाकी सारे सेक्टर गिर गए थे, लेकिन जो कृषि क्षेत्र है उसमें भारत ने वृद्धि की। भारत के 2020-21 में भारत के जीडीपी में 7% की गिरावट आई, जबकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर की मामले में ऐसा था, इस सेक्टर में 3.4% की ग्रोथ हुई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की जीडीपी में वर्ष 2020 और 21 में, ठीक है, जीडीपी में 7% की गिरावट आई थी, बस बट केवल एक एग्रीकल्चर ही सेक्टर ऐसा था जिसमें 3.4% की वृद्धि हुई थी। ये भी आपका प्रश्न बनता है। अब अगला पॉइंट है, यदि विकसित अर्थव्यवस्थाएं ऐसे देश जहां पर एग्रीकल्चर का जो जीडीपी है इसमें जो योगदान है वो 5% से कम हो तो उन्हें डेवलप्ड कंट्रीज कहा जाता है। मतलब जो विकसित देश होते हैं उसमें 5% से अगर उनका एग्रीकल्चर सेक्टर में जीडीपी का योगदान 5% से कम है तो ऐसे देशों को विकसित देश कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं उनकी जो इकोनॉमी है वो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर 5% बहुत बड़ा अमाउंट है, ह्यूज अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ऐसे देश जिनमें एग्रीकल्चर सेक्टर में 5% से कम वृद्धि हुई हो उनको हम कहते हैं विकसित देश। और ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कृषि का जो प्रतिशत है उनका जीडीपी में योगदान है दिन प्रतिदिन कम होता चला जा रहा हो तो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को हम विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, भारतीय कृषि क्या कहते हैं, भारतीय जो कृषि है उसमें हमारे पास कितना सिंचित क्षेत्र है, हमारे पास भारतीय कृषि का 45% जो एरिया है वही केवल सिंचित क्षेत्र है, बाकी 55% एरिया आज भी हम लोग मानसून पर या निर्भर करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए भारत के पास जो खाद्यान्न उत्पादन के लिए जो भूमि है उस भूमि में 45% ही हमारे पास इरिगेशन की व्यवस्था है, बाकी 55% हमारी जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर है। अगला पॉइंट है खाद्यान्न फसलों में जो भारतीय जो कृषि जो हम लोग कृषि करते हैं, हम लोग जो फूड एंड ड्रिंक्स उगाते हैं, खाद्यान्न फसलों का उत्पादन। अब जो खाद्यान्न फसलें हैं टोटल जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका 60 to 65 इंडियन फार्मर्स है, जो इंडियन फार्मर्स है वो किसके लिए यूज करते हैं, फूड एंड ग्रेन्स के लिए करते हैं। प्रश्न उठता है कि भाई भारत की जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड है, अभी आपने बताया कि भारत के पास कितनी एग्रीकल्चर लैंड है, तो भारत के पास जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड है उस एग्रीकल्चर लैंड का केवल
60 से 65% हिस्सा जो है उस पर हम लोग खाद्यान्न उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, चावल है, जो हमारी फसलें हैं जीविका के लिए। इसीलिए कभी एक प्रश्न उठता है कि भारत के किसान आज भी गरीब है। भारत के किसान इसलिए गरीब है क्योंकि वो कुल उपजाऊ भूमि है, सबसे पहले 60 से 65% वो खाद्यान्न उगाते हैं, वो नकदी फसलें उगा ही नहीं पा रहे हैं। अगर वो नकदी फसलें उगाए तो उनको क्या, उनकी लागत ज्यादा है, जब उनकी कीमत ज्यादा मिले, जब कीमत ज्यादा मिलेगी तब तो वो आगे की ओर बढ़ पाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है, वो खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करते हैं अपने भरण पोषण के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, हमारे देश में जो अधिकतर किसान हैं वो कैसे फार्मर्स हैं, हमारे देश में जो अधिकतर फार्मर्स हैं वो कितने हैं, सीमांत मार्जिनल फार्मर्स। वो कैसे हैं, सीमांत फार्मर। आपको बताया था भारत के अगर वो देखा जाए कि हमारे पास प्रति व्यक्ति जो मिनिमम जमीन है वो कितनी है, सीमांत वर्गों का साइज क्या है भारत में 1.08%, 1.08%। अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहां के जो लोग हैं उन लोगों के पास 1.08 सॉरी नॉट परसेंटेज नॉट हेक्टेयर, इसे सीमांत। और ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के पास 200 हेक्टेयर, मतलब वहां पर एक व्यक्ति के पास 200 हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है वो आपको पता है, और वहां पर ऑस्ट्रेलिया के लोगों के पास 200 हेक्टेयर जमीन है। अगर हम पूरे विश्व का औसत लें, पूरे विश्व का अगर हम पूरा औसत लें, सॉरी 1.02 है, अगर हम विश्व का औसत लें, एवरेज अगर हम देखें जो मार्जिनल फार्मिंग के लिए है तो 1.08 हेक्टेयर। तो भारतीय जो किसान है जब वो अपने भरण पोषण के लिए खाद्यान्न उत्पादन करता है और नकदी फसलों के बारे में नहीं सोच पाता है, तो जब वो खाद्यान्न का एक हिस्सा वो अपने लिए बेचता है, बाकी वो बाजार में बेचता है, तो उसको उसके लागतें अधिक आती है, जिसके कारण वो अधिक कीमतें, जिसके कारण उसे अधिक मुनाफा नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसे कई प्रकार की चीजों के लिए वो दूसरों पर आश्रित रहता है। उसे अच्छे बीज चाहिए, उसे अच्छे उर्वरक चाहिए, उसे जल की व्यवस्था चाहिए, उसे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा चाहिए, इन सारी चीजों के लिए उसे पैसा चाहिए होता है। इसीलिए काफी बड़ा भाग वो कर्ज में लेता है और उस कर्ज को चुकाने के चक्कर में वो अपने खाद्यान्न का एक भाग उसको बेच देता है, तो उसको जो कीमतें मिलनी चाहिए वो कीमतें उसको नहीं मिल पाती है। कीमतें नहीं मिल पाती है तो वो भारत का किसान और गरीब होता चला जाता है। अगला पॉइंट नोट करिए। अब 60 से जो 65% है, तो अब हमारे देश में खाद्यान्न फसलें हैं, फूड एंड ग्रेन्स हैं, जो खाद्यान्न फसलें हैं उनका उत्पादन कितना है आपको पता है 62-65%। अब बचा क्या, नकदी फसलें, कमर्शियल क्रॉप्स, उसका कितना बचा 35%। एक्टिविटी इसलिए नहीं क्योंकि फ्लक्चुएट होती रहता है, कभी घटता बढ़ता रहता है, 4% उसमें बढ़ता रहता है। अब विश्व के जितने अच्छे देश हैं वो काफी सारा पैसा खर्च करते हैं। एक आपको प्रश्न आता है कि भारत अपने कुल जीडीपी का कितने प्रतिशत एग्रीकल्चर एवं रिसर्च पर खर्च करता है, कृषि एवं अनुसंधान, एग्रीकल्चर एंड रिसर्च में भारत जो खर्च करता है केवल 0.40%। एमएस स्वामीनाथन का कहना है इसको बढ़ाकर 5% तक किया जाना चाहिए। एग्रीकल्चर और रिसर्च डेवलपमेंट में एमएस स्वामीनाथन के अनुसार कितना पैसा खर्च करना चाहिए, 5% जीडीपी का 5% खर्च किया जाना चाहिए। और कितना खर्च हो रहा है, 0.40% होना चाहिए। ये बात एमएस स्वामीनाथन ने कही, किसने कही थी, एमएस स्वामीनाथन। ये बात कही थी एमएस स्वामीनाथन ने, कब कही थी, वर्ष 2005 में। भारत को अपनी कुल जीडीपी में एग्रीकल्चर और रिसर्च में कितना खर्च करना चाहिए, उसको खर्च करना चाहिए 5% तक। वर्तमान में कितना हो रहा है, 0.2। अब अगला पॉइंट देखिए, कभी कभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट
भारत में जो कृषि जनगणना है, भारत में जो कृषि जनगणना है वो कितने वर्ष में की जाती है? भारत में जो एग्रीकल्चर कृषि जनगणना है वो कितने वर्षों में की जाती है? तो भारत में आप नोट कर लीजिए कृषि जनगणना 5 वर्ष में, जो वन रिपोर्ट आती है वो 2 वर्ष में। भारत में जो एग्रीकल्चर सेंसस है 5 वर्ष में किया जाता है और जो वन रिपोर्ट आती है वो 2 वर्ष के भीतर आती है। तो भारत में जो वो है जो जनगणना है कृषि जनगणना 5 वर्ष के अंतर्गत में। अभी कौन सी जनगणना हुई है? 10वीं जनगणना। भारत में कृषि की 10वीं जनगणना कब हुई है? तो ऑप्शन इज 2015 और 16। 2015 और 16 में भारत में कृषि जनगणना हुई। ठीक, अब जिसके आंकड़े, इसका जो आंकड़े हैं वो 2017 में, इसका जो डाटा है वो इसके आंकड़े हैं वो 2017 में। तो प्रश्न है भारत में एग्रीकल्चर का जो सेंसस है वो कितने वर्ष में होता है? भारत में एग्रीकल्चर का जो सेंसस है वो 5 वर्ष में होता है। वन रिपोर्ट 2 वर्ष में आती है। 10वीं जनगणना वर्ष 2016 में की गई थी, तो जिसका डाटा वर्ष 2017 में प्रकाशित किया गया है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न। अब अगला है भारत में लघु और सीमांत जोते का प्रतिशत कितना है? भारत में लघु और सीमांत जोते। दूसरा है मतलब कितने प्रतिशत ऐसे फार्मर है जिनके पास स्मॉल और जिनके पास बड़ी जोते हैं। ठीक है, तो भारत में 86.21% जो जोते हैं वो कैसी हैं? स्मॉल हैं, और 0.73 जोते हैं वो कैसी हैं? बड़ी हैं। बड़ी जोतों का मतलब ऐसी जोते जो 10 हेक्टेयर से अधिक हो। ठीक है, अब अगला प्रश्न आता है अब भारत में जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर का जो सेंसस है कृषि जनगणना होती है किस मंत्रालय के द्वारा होती है? तो आपका उत्तर होगा भारत में जो कृषि जनगणना है वो कृषि मंत्रालय के द्वारा होती है। और किस विभाग द्वारा, कृषि मंत्रालय के किस विभाग द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है कृषि सहकारिता एवं कल्याण, कृषि सहकारिता और इसको कर दो किसान कल्याण विभाग द्वारा की जाती है, जो 5 वर्ष में की जाती है। अब दूसरा प्रश्न आता है कृषि की सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई? सबसे पहली हुई थी 1970 और 71 में पहली जनगणना, और वर्ष 2015 और 16 में हुई थी 10वीं जनगणना। तो भारत में जो एग्रीकल्चर सेंसस है कृषि जनगणना है कृषि मंत्रालय द्वारा, और कृषि मंत्रालय के किस विभाग द्वारा की जाती है? कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा हर 5 वर्ष के अंतर्गत कृषि की जनगणना की जाती है। और जनगणना की, और भारत में जो पहली जनगणना है वर्ष 1970-71 में, और 10वीं जनगणना वर्ष 2015 और 16 में की गई। ठीक है, अब बताइए जोत का आकार। अब
ऐसी कौन सी जोतें हैं, ठीक है। पहला है सीमांत जोतें, ठीक। तो सीमांत जोतें किसे कहते हैं ये भी आपको बताएंगे। छोटी जोतें, मध्यम जोतें, अर्धमध्यम और बड़ी जोतें। आप लिख सकते हैं भारत में जो जोतें हैं उनका साइज क्या है, एग्रीकल्चर के लिए जो फार्मिंग की जाती है उनका साइज क्या। हमारे यहाँ कैसे जोतें मार्जिनल्स हैं, हमारे यहाँ कितनी मध्यम है, कितनी अर्धमध्यम है, कितनी बड़ी जोतें हैं, उनका रोल क्या है। भारत में सबसे अधिक जो सीमांत जोतें हैं एवरेज कितनी है 67%, छोटी कितनी है 17.9% जोतें हमारे पास छोटी हैं, ठीक है। अर्धमध्यम कितनी है 10.12% हमारे पास जो जोतें हैं वो कैसी है अर्धमध्यम है। 4.2% हमारे पास जो एग्रीकल्चर फार्मिंग है वो कैसी है 4.2% जो हमारे पास एग्रीकल्चर फार्मिंग है वो छोटी जोतें हैं। और जो हमारे पास बड़ी जोतों का प्रतिशत है वो कितना है 0.73%। तो हमारे यहाँ जोतों का साइज है कितने प्रतिशत है, ये प्रतिशत के आधार पर है। अब तीसरी चीज आती है सीमांत जोतों का साइज क्या होता है। तो 0.5 लेस देन 1 हेक्टेयर, इनके पास 1 हेक्टेयर से कम और 0.1 से अधिक जमीन है तो उस प्रकार के फार्मर्स को हम मार्जिनल फार्मर्स कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी खामी ये है कि भारत में लगभग जो 87% कृषि होती है वो सीमांत जोतों के आधार पर होती है। कृषि के छोटे छोटे टुकड़ों पर कृषि की जाती है जिसमें जो किसान है वो अपनी लागत भी नहीं निकाल पाता है, वो अपनी फसलों अपने खेतों पर अपनी जमीन पर खाद्यान्न का उत्पादन करता है, नकदी फसलों का उत्पादन नहीं कर पाता है। इसके कारण आज भी भारत का किसान गरीब बना हुआ है। तो भारत में जो सीमांत जो मार्जिनल लैंड है उनका सबसे प्रतिशत योगदान 67%, मार्जिनल जो हमारे पास फॉर्म 5 है 70.9, इनको आप टोटल कर लीजिएगा, टोटल ये 100%। जो हमारे पास प्रदेश में जो हमारे पास भूमि है जो उसका प्रतिशत है वो टोटल 100% है। और उसमें सबसे अधिक जो खेती होती है हमारे देश में वो मार्जिनल फार्मर्स करते हैं जिनके पास 0.1 से 1 हेक्टेयर, इसको हम 1 हेक्टेयर में लिख सकते हैं, 1 हेक्टेयर तक की जमीन होती है उनको हम क्या कहते हैं मार्जिनल। अब छोटे फार्मर्स किससे करते हैं जिसके पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक की जमीन हो उसको हम कहते हैं मार्जिनल फार्मर्स। आपको पता है 1 हेक्टेयर में लगभग 2 एकड़ आपका आता है। तो 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच जिनके पास जमीनें हैं, जिनके पास भूमि है खेती के लिए, उस प्रकार की फार्मिंग को हम लोग छोटे किसानों के लिए कहा जाता है। तीसरा आता है जो मध्यम किसान है उनके पास कितनी जमीन होनी चाहिए 2 हेक्टेयर टू 4 हेक्टेयर, अर्धमध्यम के पास मोर देन द 4 हेक्टेयर एंड लेस देन द 10 हेक्टेयर जमीन लैंड, और जो बड़ी जोतें हैं उसके लिए 10 हेक्टेयर से मोर देन। भारत में 0.73% ही हमारे पास जोतें हैं जिनका साइज 10 हेक्टेयर या 25 एकड़ या 25 एकड़ से अगर अधिक है तो वो जोतें हमारे यहाँ बड़ी फार्मिंग होती है। तो आप लोगों को ये अच्छी तरीके से पता चल गया भारत में जो एग्रीकल्चर फार्मिंग की जाती है उस एग्रीकल्चर फार्मिंग में जो हमारे यहाँ खेत है उन खेतों को 5 भागों में बांटा गया है। मार्जिनल फार्मर, स्मॉल, मीडियम, ठीक है, सेमी मीडियम एंड लार्ज फार्मिंग। तो भारत में कुल इसका एक प्रश्न आता है जिसमें आपसे ऑर्डर पूछा जा सकता है कि प्रतिशतता के आधार पर आप ये बताइए इन जोतों को इंक्रीजिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले सीमांत जोतें, फिर स्मॉल, फिर मीडियम, सेमी मीडियम, फिर उसके बाद बड़ी जोतें आती हैं और किस जोत के अंतर्गत फॉर्म का साइज क्या होगा, कितने से कितने हेक्टेयर के बीच में कौन-कौन सी जोतें आती हैं, फार्मिंग आती है, वो आप इस टेबल के माध्यम से आप आसानी से उसे समझ सकते हैं। ठीक है, ये आपका भारत में जो जोतों का साइज है वो पूरा निकल गया। अब एग्रीकल्चर में सुधार की बड़ी आवश्यकता है क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मैंने ये बात कही थी कि कृषि समस्त उद्योगों की जननी
मानव जीवन की पोषक एवं संपन्नता का प्रतीक समझी जाती है। भारत जो एक विकासशील देश है और जहां पर कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। अगर हमें अपने देश का समुचित तरीके से विकास करना है तो बिना कृषि के विकास के हम भारत के विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। भारत की जीडीपी में तो सबसे अधिक योगदान कृषि का है और जिसमें हम 60 से 65% खेती अपने भरण पोषण के लिए करते हैं। जब भरण पोषण के लिए करते हैं तो हम उसका निर्यात नहीं कर पाते। जब हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं होगी और जब हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं होगी तो हमारा देश उतना ताकतवर नहीं होगा। किसी भी देश को ताकतवर बनने के लिए ये आवश्यक है कि उसके पास जो विदेशी मुद्रा है उसका भंडार बहुत अधिक मात्रा में होना चाहिए। कृषि में अब जब 1965 और 66 में एक बहुत बड़े, आपने नाम सुना होगा, एक बहुत बड़े एक रेवोल्यूशन हुआ था जिसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। हरित क्रांति में जो प्रेरणा, जो विश्व में जिन्होंने खोज की थी, नॉर्मन बोरलॉग, और जिन्होंने इंडिया में वो लाए थे वो थे आपके प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन। एक्चुअली ये घटना हुई, अमेरिका, आप जानते हैं अमेरिका एक डेवलप्ड इकोनॉमी है और अमेरिका में जो गेहूं होता है वो गेहूं की एक नई प्रजाति को नॉर्मन बोरलॉग ने खोजा था जिसे हम लोग बोनी प्रजाति कहते हैं। देखिए जो अपने यहाँ पहले जो गेहूं होता था तो गेहूं आपका ये गेहूं का वो हो गया, पौधा हो गया और उसके ऊपर ये बाली आती है, ठीक है, ये गेहूं की आपकी बाली है, ये गेहूं की बाली हो गई। ये भारत में पहले इस प्रकार का गेहूं होता था 1960-65 से पहले। तो क्या हुआ, इसकी लंबाई हमारी कमर तक आती है। अब इसमें क्या हुआ, इसकी लेंथ ज्यादा है और जो गेहूं की बाली में ये दाने निकले ये कम निकले। अब जब नॉर्मन बोरलॉग ने देखा कि अमेरिका का एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है मैक्सिको, मैक्सिको में अकाल पड़ा जब मैक्सिको में, तो अमेरिका को मदद करनी चाहिए, भाई वो भूखा था उसे मदद करनी चाहिए, उसको खाद्यान्न देना चाहिए। तो अमेरिका ने जो ओशियन था, अटलांटिक महासागर, वहां पर अमेरिका ने अपने यहाँ का गेहूं, करोड़ों कुंटल गेहूं समुद्र में भिजवा दिया। उन्होंने मैक्सिको को नहीं दिया, उन्होंने वो करोड़ों कुंटल गेहूं समुद्र में भिजवा दिया। वो इसलिए कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमत कहीं कम ना हो जाए। नॉर्मन बोरलॉग को ये चीज बड़ी खराब लगी और नॉर्मन बोरलॉग जो अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक थे वो मैक्सिको के, और मैक्सिको में उन्होंने एक छोटी प्रजाति को, गेहूं की छोटी प्रजाति को डेवलप किया। एमएस स्वामीनाथन उस समय काफी युवा रहे होंगे, लगभग उनकी उम्र 25-26 साल रही होगी। तो एमएस स्वामीनाथन ने ये सोचा जब नॉर्मन बोरलॉग मैक्सिको में ये काम कर सकते हैं तो मैं भी उनसे जाकर मिलता हूँ और भारत में भी हम गेहूं की इस प्रजाति को ला सकते हैं। एमएस स्वामीनाथन मैक्सिको गए, वहां पर उनकी भेंट हुई। भेंट होने के बाद उन्होंने काफी सारी चीजें नॉर्मन बोरलॉग से सीखी जो विश्व में हरित क्रांति के जनक थे। जब उनसे सीखी और सीखने के बाद वो भारत में आकर उन्होंने जो प्रजाति बनाई वो गेहूं की बोनी प्रजाति को हम कहते हैं। उसमें गेहूं की जो पौधा तो भारत में पहले 60% में ऐसा होता था, अब जो बाली का साइज आया ये साइज बोनी प्रजाति, ये गेहूं की पहले गेहूं का होगा। अब बोनी प्रजाति या गेहूं के दाने वाले से करते हैं। अब इसमें क्या हुआ, आपका उत्पादन बढ़ गया। इस बोनी प्रजाति ने 1965 और 66 में भारत में गेहूं के उत्पादन को 5 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। कितने गुना बढ़ गया भारत का उत्पादन? 5 गुना उत्पादन बढ़ गया। आबादी बढ़ी है तो इसमें काफी सारे गेहूं के दाने निकलते हैं तो इसका उत्पादन बहुत ज्यादा। अब दूसरा जो चावल था, चावल में जो भारत का जो प्रोडक्शन है वो कितने टाइम्स इंक्रीज कर गया? 3 टाइम्स इंक्रीज कर गया। तो प्रश्न आता है कि भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप किन दो फसलों का उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई? तो सबसे उसमें चावल भी दिया रहता है, गेहूं भी दिया रहता है, चावल और गेहूं भी दिया रहता है और गेहूं और चावल भी दिया रहता है। तो जो ऑर्डरिंग है वो आपको पहले गेहूं याद रखना है फिर चावल याद रखना है, क्योंकि दोनों के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। लेकिन डिफरेंस क्या पर, एक में 5 गुना वृद्धि हुई थी, एक में 3 गुना वृद्धि हुई थी। तो सबसे पहले कौन आएगा? गेहूं आएगा फिर चावल आएगा। तो गेहूं और चावल के उत्पादन में हरित क्रांति का फलस्वरूप ये काम। अब हमारे एक बड़ी चीज की आवश्यकता थी उस समय, जिसको हम लोग जानते हैं लैंड रिफॉर्म्स के नाम से। लैंड रिफॉर्म्स सभी लोग इसको जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं भूमि सुधार।
अब पहला प्रश्न ये आता है कि भारत में जो भूमि सुधार है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। पहले आप ये जानिए किसी भी चीज की नीड क्यों है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि किसी चीज की आवश्यकता क्यों है। आपको हमने एक चीज बताई थी, नहीं बताई थी, दिमाग में नहीं है, शायद नहीं बताई क्योंकि दूसरा पार्ट है। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स का जो जन्म होता है, अर्थशास्त्र का जो जन्म होता है वो जन्म होता है इच्छा से। जब व्यक्ति जानवर था तो व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार की इच्छाएं नहीं, समुद्र में रहता था, नदियों के किनारे रहता था, पेड़ों पर रहता था, चट्टानों पर आराम से सोता था, कंदमूल फल खाता था और किसी भी तरीके का कोई आवश्यकता नहीं। किंतु जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ और मनुष्य के अंदर इच्छाओं का जन्म हुआ तो व्यक्ति ने सबसे पहले किसी चीज को पका कर खाया, जिसमें हम कह सकते हैं सबसे पहले आग का आविष्कार हुआ। जब आग का आविष्कार हुआ, मनुष्य ने किसी चीज को भून कर खाया, उसे अच्छी लगी तो उसके अंदर इच्छाओं का जन्म हुआ। और इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक की शुरुआत ही इच्छा से हुई, क्योंकि इकोनॉमिक्स में इच्छा और मांग ये दो अलग अलग तत्व होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं, एक को हम कहते हैं डिजायर और दूसरे को हम कहते हैं डिमांड। ये दो अलग अलग शब्द, एक है इच्छा, एक है मांग। अगर आपसे पूछा जाए इस मार्कर की या इस पेन की आवश्यकता कहां पर है और इस पेन की मांग कहां पर है तो आप कैसे उसको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले बताएंगे सर डिजायर किसी वस्तु की वांट, किसी वस्तु की आवश्यकता कहां पर है और किसी वस्तु की मांग कहां पर है। तो आपको पता होना चाहिए वांट में तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है इच्छा, नंबर दूसरा होता है साधन, साधन का मतलब यहाँ पर मुद्रा से है, और तीसरी चीज होती है कंटिन्यूटी, तत्परता। अगर ये तीन चीजें किसी चीज में पाई जाती है तो उसको हम कहते हैं इच्छा। अब इच्छा मांग में कब बदलती है तो ये तीन चीजें तो इंक्लूड रहती हैं प्लस समय और स्थान। मतलब इसमें तीन चीजें, इसमें टोटल 5 चीजें। अगर ये 5 चीजें मिल जाए तो हमारी जो आवश्यकता है वो हमारी मांग में बदल जाती है। तो प्रश्न क्या था यहाँ, प्रश्न था यहाँ पर भूमि सुधार की आवश्यकता है। भूमि सुधार की आवश्यकता है। तो पहला पॉइंट लिखिए, भूमि के असमान वितरण, भूमि का असमान वितरण, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। किसी के पास इतनी जमीन है कि वो उसका यूज नहीं कर पा रहा और किसी के पास इतनी भी नहीं है कि वो अपने जीने के लिए किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है। दूसरा, ब्रिटिश का भू राजस्व प्रणाली में दोष प्रणाली का दोष। तीसरा, अधिकांश जनसंख्या कृषि पर जो मैक्सिमम पार्ट है हमारी पॉपुलेशन का वो किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। चौथा, देश में खाद्यान्न की कमी, जो फूड एंड ग्रेन्स है इसकी कमी के कारण हमें भूमि को सुधारने की आवश्यकता है। ठीक है।
अगला, देश की जो डेवलपमेंट रेट है, विकास दर है, वो कृषि पर एग्रीकल्चर, जो हमारी कंट्री का जो डेवलपमेंट रेट है वो कृषि पर निर्भर है। अगला, प्राथमिक क्षेत्र को खली बनाना है। तो अगर प्रश्न आ रहा है भारत में लैंड रिफॉर्म्स की आवश्यकता क्यों है, तो उसमें आ सकते हैं कि भूमि का असमान वितरण, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड। दूसरा क्या था, ब्रिटिश काल में पूरा राजस्व प्रणाली थी, उसमें कई सारे दोष थे। भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य पर निर्भर है, जिसके कारण हमें सुधार की आवश्यकता पड़ी। देश में उस समय खाद्यान्नों की कमी थी, इसके कारण हमें सुधार की आवश्यकता पड़ी। देश की विकास दर कृषि कार्य पर निर्भर है, देश की विकास दर कृषि कार्य पर निर्भर है, इसलिए हमें इस विकास दर को बढ़ाने के लिए भूमि सुधार की आवश्यकता करनी पड़ी। अगला पॉइंट है, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि प्रदान करना। तो ये क्या थे, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे, इन सारे उद्देश्यों को, मतलब ये सारी आवश्यकताएं थी। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता पड़ी। अब है भूमि सुधार की आवश्यकता क्या, अब यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंड रिफॉर्म। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव्स। भारत में जो भूमि सुधार था उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? भारत में जो भूमि सुधार था उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? पहला था कृषि क्षेत्र में विद्यमान, कृषि क्षेत्र में विद्यमान संस्थागत, कृषि क्षेत्र में विद्यमान संस्थागत कृषि मिशन नीतियों को दूर करना। तो पहला ऑब्जेक्टिव जो था लैंड रिफॉर्म्स का, जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में रेगुलर फ्लक्चुएशंस आ रहे थे उनको हमें चेंज करना था, ठीक है। दूसरा था कृषि में संरचनात्मक, कृषि में हमें एग्रीकल्चर में संरचनात्मक एवं संस्थागत सुधारों को आधुनिक बनाना। तो दूसरा था ऑब्जेक्टिव्स का लैंड रिफॉर्म्स का, वो था कृषि में संस्थागत और संरचनात्मक इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड जो इम्प्रूवमेंट्स थे उनको आधुनिक बनाना। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, आय की असमानता में कमी लाना। जो डिस्पैरिटीज ऑफ इनकम्स है, जो आय की असमानता है, किसी व्यक्ति की बहुत अधिक, किसी व्यक्ति की कम, उसको कम करना। कृषि उत्पादकता में वृद्धि अगला पॉइंट था कृषि उत्पादन में वृद्धि कर आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। अगला है कृषि क्षेत्र में शोषणकारी नीतियों को समाप्त एग्रीकल्चर से
मिलती है। और लास्ट है गरीबी उन्मूलन। ठीक, तो अब आपको ये पता चल गया कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जो भारत में जो भूमि सुधार किए गए, उस भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों है, और ये आपको पता चल गया। आप दूसरा पॉइंट है भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य क्या है। सबसे पहला जो हमारा भूमि सुधार का उद्देश्य था कृषि क्षेत्र में विद्यमान संस्थागत और कृषि विसंगतियों को दूर करना, जो एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स हैं उनको हमें हटाना, कृषि में संरचनात्मक एवं संस्थागत सुधारों को आधुनिक बनाना। हम लोग क्लासिकल तरीके से खेती कर रहे हैं, पुरानी चीजों का है, नई तकनीक ज्ञान का अभाव है, उन सारी चीजों को आधुनिक बनाना, किसानों की आय को बढ़ाना। आपको पता है मोदी जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। याद रखिए 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है। किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य, और ये लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा, आप बता सकते हैं क्योंकि लक्ष्य इसलिए पूरा नहीं हो पाएगा, जो टारगेट हमने अचीव किया है, उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। आप देख सकते हैं वैश्विक महामारी के कारण, जो कोरोना महामारी है उसके कारण इस जो लक्ष्य को जो बना हुआ है, इस लक्ष्य को हम पूरा नहीं कर सकते। ठीक, अगला था कृषि उत्पादकता में वृद्धि कर आत्मनिर्भरता करना। जब हम लैंड रिफॉर्म्स के माध्यम से भूमि में सुधार करेंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और भारत आत्मनिर्भरता की ओर आगे की ओर बढ़ेगा। अगला था कृषि क्षेत्र में शोषणकारी नीतियों को समाप्त करना और गरीबी को हटाना। तो भारत में जो लैंड रिफॉर्म्स है उसके ये उद्देश्य। अब प्रश्न आएगा, एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, भारत में पहली समिति कौन सी? भारत में एग्रीकल्चर की ऐसी पहली कौन सी समिति जिसने कृषि भूमि समस्या तथा उससे निपटने को उपायों को समझाया? जेसी कुमारप्पन, वो पहली कमेटी थी, कब बनी थी? 1949 में बनाई गई थी। ये सबसे पहली समिति थी। इस समिति का जो मुख्य कार्य था, भारत में कृषि भूमि संबंधी समस्याएं, भारत में कृषि भूमि संबंधी समस्याएं तथा उनसे निपटने के उपायों को सुझाना। उनसे निपटने के उपायों को तो पूछा जाए भारत में वो पहली कमेटी समिति कौन सी बनाई गई? इसमें कृषि भूमि संबंधी समस्याएं तथा उनसे निपटने के उपायों को सुझाने के लिए समिति बनाई गई थी। वर्ष 1950 में ये जेसी कुमारप्पन की समिति और इस समिति ने ये जो कमेटी बनी थी, इस समिति में 4 घटकों की जो ये कमेटी बनाई गई थी, इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में भू सुधार के 4 कंपोनेंट्स की बात की। इस कमेटी ने भू सुधार के 4 कंपोनेंट्स की, इस समिति ने भू सुधार के अपने 4 कंपोनेंट्स की बात की।
तो 4 घटक कौन कौन से? भू सुधार जो कमेटी बनाई गई थी उसने क्या क्या किया था, उसमें सबसे पहला डालिए मध्यम वर्ग मध्यस्थ वर्ग का उन्मूलन। सबसे पहला हो जाएगा मध्यस्थ वर्ग का उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब होता है किसी भी चीज को हटाना। पहला कंपोनेंट था जो बीच के बिचौलिए हुए उन सारे बिचौलियों को हटाना। दूसरा जोड़ की उच्चतम सीमा का निर्धारण करना। जोड़ की उच्चतम सीमा का निर्धारण। तीसरा पॉइंट था काश्तकार सुधार। और चौथा था कृषि का उन्नयन। ये वो 4 पॉइंट थे जिसको 1949 में जेसी कुमार समिति ने भू सुधारों के लिए जिम्मेदार बनाया था। इसमें उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया में से लैंड रिफॉर्म्स अच्छे तरीके से करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो बिचौलिए हैं जो मध्यस्थ हैं उनको हमें हटाना चाहिए। जोत की उच्चतम सीमा का निर्धारण होता है, मतलब एक किसान के पास कितनी मैक्सिमम जमीन हो उसका निर्धारण कर दिया जाए। अगर उससे अधिक उसके पास जमीन है तो उस जमीन को सरकार अपने पास ले लेगी। तीसरा है काश्तकार सुधार और चौथा है कृषि का पुनर्गठन। अब जब हम इसकी बात करेंगे तो 2 आंदोलन को डिस्कस करना चाहते हैं। पहला है आपका भूदान, नाम सभी लोग जानते हैं आंदोलन। और दूसरा है ग्राम दान। कोई इसमें जानना नहीं करना। भूदान आंदोलन का जब भी नाम आता है तो इसकी शुरुआत किसने की थी? इसके साथ शुरुआत की थी विनोबा भावे। 1951 में विनोबा भावे ने इसकी शुरुआत की। इसमें क्या होता था? भूदान आंदोलन स्वेच्छा से अपनी भूमि को स्वेच्छा से अपनी भूमि को तो भूदान आंदोलन इसकी शुरुआत 1951 में की गई थी और इसने स्वेच्छा से अपनी भूमिहीनों को सौंपा था। जबकि ग्रामदान आंदोलन 1952 में शुरू किया गया था और उसमें प्रत्येक गांव में भूस्वामियों को उनके भूमि अधिकारों को त्यागने के लिए सहमत करना। 1952 में था, इसी से प्रेरित होकर शुरू किया गया था। प्रत्येक गांव में भूस्वामियों को उनके भूमि अधिकारों को उनके भूमि अधिकारों को त्यागने के लिए सहमत करना।
भूदान आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1951 में महाविसन ने की थी। उन्होंने बताया था कहा इस आंदोलन में इसकी इच्छा से कि कुछ भूमि किसान है उनको दे दिया जाए। इसी से प्रेरित होकर ग्रामदान आंदोलन शुरू किया गया था 1952 में। प्रत्येक गांव में भूस्वामियों को उनके भू अधिकारों को त्यागने के लिए कहा गया था। अब अगला पॉइंट, इन दोनों जो आंदोलन हुए, भूदान आंदोलन और ग्रामदान आंदोलन, इन लोगों ने एक नैतिक माहौल बनाने का निर्माण किया जिससे बड़े जमींदारों पर दबाव पड़ा। किसानों और भूमिहीनों के बीच राजनीतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया और किसानों को संगठित करने हेतु आधार देने किया। ठीक है, इन दोनों आंदोलनों ने देश के अंदर एक नैतिक माहौल क्रिएट कर दिया और इन लोगों के कारण बड़े बड़े जमींदार थे, उन बड़े बड़े जमींदारों पर एक बहुत बड़ा दबाव पड़ा। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नवीं अनुसूची में, नवीं जो अनुसूची है, ठीक है, उसमें ये कहा कि जो बड़े वो है किसान है, बड़े जमींदार है, वो न्यायालय नवीं अनुसूची में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भी रिक्वायर्ड है उसमें आप नहीं जा सकते, न्यायालय नहीं जा सकते, क्योंकि बड़े ताकतवर होते थे, उनके पास सारी चीजें होती थी, वो किस न्यायालय में जा सकते थे, किसान के पास उतना पैसा नहीं होता। ठीक है, अब अगला पॉइंट आइए, अब अगला आइए सिंचाई, इरिगेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सिंचाई। अब वर्तमान में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है? पॉइंट चल रहे हैं, वर्तमान समय में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, भारत की बात हो रही है, भारत में वर्तमान में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है? लिख लीजिए 16.2 करोड़ हेक्टेयर। भारत में वर्तमान समय में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, जिसमें 51% भाग में कृषि है। भारत के शुद्ध बोए गए 16.2 करोड़ हेक्टेयर जमीन में 51% भाग में कृषि की जाती है, 4% में चारागाह, 21% वन है, भारत का जो वो है वन है, और 24% जमीन ऐसी है जो बंजर है या किसी को योग्य नहीं है, या किसी को तो इरिगेशन में वर्तमान समय में भारत में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है? 16.2 करोड़ हेक्टेयर। इस क्षेत्रफल में 51% भाग में कृषि होती है, 4% भाग चारागाह के लिए है, 21% भाग में वन है, 24% जमीन ऐसी है जहां पर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे कुछ प्रश्न पूछने का मन हो रहा है। ठीक, पहला प्रश्न है, प्रत्यक्ष रूप से मान लीजिए प्रत्यक्ष रूप से कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य में संलग्न हैं? दूसरा प्रश्न, अप्रत्यक्ष रूप से कितने लोग कृषि कार्य में संलग्न हैं? तीसरा प्रश्न, भारत के जीडीपी में कुल भारत का कृषि में जीडीपी में कुल कितना प्रतिशत योगदान है? ठीक है, कृषि किसका विषय है? राज्य का है, संघ का है, समवर्ती सूची का है? 1 हेक्टेयर से कम कितने किसान है? खाद्यान्न फसलें का प्रतिशत क्या है? प्रति व्यक्ति कितने हेक्टेयर जमीन है? ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट, शुद्ध बोए गए में 52% भूभाग में
प्रतिशत भाग 52% जो भाग था उसका जो 28% है 4.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई की सुविधा होती है। अभी आपने कितना परसेंट था? 52% का मतलब 28% भाग जो है इसमें 4.5 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, जबकि देश के समस्त क्षेत्रफल और देश में जो समस्त सिंचित जो क्षेत्रफल है उसके मान दिया जाता है 8 करोड़ हेक्टेयर। मतलब हमारे पास टोटल कितनी है? 16.2 करोड़ हेक्टेयर। 16.2 करोड़ में हमारे पास 4.5 करोड़ जो हेक्टेयर उसमें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है और देश के समस्त सिंचाई का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 8 करोड़ हेक्टेयर। क्योंकि इसमें वन संपदा वो भी सब इंक्लूड हो जाती है। मानसूनी वर्षापात की अनिश्चितता होने के कारण मानसूनी कृषि की अनिश्चितता के कारण भारतीय कृषि आज भी भारतीय कृषि आज भी मानसून का जुआ मानसूनी कृषि की अनिश्चितता के कारण भारतीय कृषि आज भी मानसून का जुआ कहते हैं। ठीक, सिंचाई अब हम बात कर रहे हैं सिंचाई के अन्य साधन। भारत में सिंचाई के जो साधन हैं और उनसे जो सिंचित क्षेत्रफल है ये उनका ऑर्डर किया गया। भारत में जो सिंचाई के अन्य साधन है तो भारत में जो सबसे अधिक सिंचाई होती है किसके माध्यम से होती है? नहर के माध्यम से। कितना एरिया है? 40% एरिया है जो वहां पर हम लोग नहर के माध्यम से सिंचाई करते हैं। ये कहाँ है? इसमें हम नहर के माध्यम से हरियाणा है, पंजाब है और उत्तर प्रदेश। ठीक, नहर के माध्यम से सबसे अधिक सिंचाई का हिस्सा कितना है? 40%। दूसरा है कुएं और नलकूप से 37.8%, तालाब से 14.5%, जो तालाब से दक्षिण भारत और आंध्र प्रदेश में अधिकतर खेती तालाब के माध्यम से की जाती है। अन्य 7 उनको आप सभी के उत्तर 100% आ जाएगा। इनका ये मॉडल याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक कृषि किन माध्यम से की जाती है? तो इस माध्यम से की जाती है। अब आइए
सिंचाई की विधियां, मेथड्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की विधियां। ठीक, भारत में सिंचाई की कौन कौन सी विधियां हैं? सिंचाई की विधियों में आप दो मेथड, नंबर एक, भारत में सिंचाई की दो विधियां हैं। एक है सतही सिंचाई विधि और दूसरी है जल भराव, जल भराव। अब सतही जो विधि है इसे हम परंपरागत विधि कहते हैं, और इसका जो दूसरा नाम है क्यारी विधि, थाला विधि और समोच्च विधि। इसे हम क्यारी विधि, थाला विधि और समोच्च विधि के नाम से भी जानते हैं। इसे हम सरफेस इरिगेशन मेथड भी कहते हैं। इसको हम धरातली विधि या पृथ्वी सिंचाई विधि कहते हैं और ये अत्यंत प्राचीन विधि है। इस पर हम जल भराव को ऊपरी सतह पर छोड़ देते हैं और यह समतल भूमि के लिए बहुत उपयुक्त विधि मानी जाती है। इस पर कम हानि होती है, इस पर कम व्यय होता है, बहुत आसान विधि है, मशीनों की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसके कई सारे लाभ हैं। अगर हम इस विधि से लाभ की बात करें तो इस विधि में जो व्यय है वो कम होता है कि मशीनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। मशीनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। तीसरी चीज छोटे किसानों के लिए उपयुक्त है क्योंकि इसमें पैसा कम लगता है, किसान आसानी से कर सकते हैं। छोटे किसानों के व्यय कम लगता है, प्राचीन विधि है, मशीनों की आवश्यकता नहीं है, छोटे किसानों के लिए उपयुक्त है। और जो इससे हानियां हैं, हानि हमें सकते दो। सबसे पहले इसमें पानी या जल की बर्बादी होती है। और दूसरा, जब पानी सरप्लस को बनाया जाता है तो कई सारे जो पोषक तत्व हैं, वो सारे पानी के साथ बह जाते हैं। तो सिंचाई की विधियों में सबसे पुरानी विधि को हम कहते हैं सतही सिंचाई विधि, सरफेस इरिगेशन मेथड। इसे हम क्लासिकल क्यारी मेथड और क्यारी कराते हैं। थाला क्यारी भी बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, पानी छोड़ देते हैं नीचे, तो क्यारी मेथड, थाला मेथड या समोच्च विधि भी कहते हैं। इसमें कम व्यय होता है, मशीनों की आवश्यकता नहीं होती, छोटे किसानों के लिए बहुत उपयुक्त होती है। इसमें जो पानी है, पानी की बर्बादी अधिक होती है और पानी के साथ साथ कई सारे जो पोषक तत्व है वो बह जाते हैं। ठीक, दूसरी है जल भराव विधि। इसमें हम एक मोटर को लेते हैं और उसको हम छोड़ देते हैं, 12 घंटे तक छोड़ देते हैं। और अब ये महंगी विधि है, इसके लिए हमें करीब 2 फट और इसके लिए हमें उसके लिए पंप की आवश्यकता पड़ती है। इसका अधिकतर चावल की खेती किए करते हैं जहाँ पर पानी भर के किया जाता है। तो जल भराव विधि ठीक है और सतही सिंचाई विधि। अगली है सूक्ष्म सिंचाई विधि। तो हो गई, इसी के नीचे नंबरिंग कर दो। तीसरा है सूक्ष्म सिंचाई विधि। चौथा है फव्वारा विधि। और पांचवा है ड्रिप
सिंचाई। पांचवा है आपका ड्रिप सिंचाई विधि। छठा है फर्टिगेशन सिंचाई विधि। ठीक, तो भारत में जो सिंचाई की विधियां हैं, तो भारत में जो सिंचाई की विधियां हैं वो 6 हैं। नंबर 1 सतही सिंचाई विधि, नंबर 2 क्यारी विधि, नंबर 3 थाला, नंबर 3 सूक्ष्म सिंचाई विधि, चौथी फव्वारा विधि, पांचवी ड्रिप सिंचाई विधि, छठी फर्टिगेशन। ठीक है, अब जो सूक्ष्म सिंचाई विधि है इसमें पानी बचता है, लेकिन इसके लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पाइपलाइन की आवश्यकता पड़ती है। और ये बागवानी फसलों के लिए यूज की जाती है। तीन प्रकार की फसलों के लिए, बागवानी फसलों के लिए हम इसके सूक्ष्म सिंचाई विधि का प्रयोग करते हैं। इजराइल का है कॉन्सेप्ट। अगला है फव्वारा विधि। ठीक है, इसको हम पृथ्वी जल, क्योंकि फव्वारा जो जमीन के अंदर पृथ्वी जल होता है, रासायनिक जल होता है, वाष्पीकृत जल होता है और कैलकुली वाटर होता है फव्वारा। इसमें जो फव्वारे भरे होते हैं थोड़ी दूरी पर जो रेनफॉलिंग करते हैं, जो भूमि के अंदर कैलकुली वाटर होता है, उस वाटर के माध्यम से उसके अंदर जो पानी होता है उस पानी से बहुत सारी उसकी जो जमीन होती है, जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है, उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। और ड्रिप सिंचाई, इसमें बूंद बूंद करके पानी जाता है। ठीक है, नली के माध्यम से उर्वरक तथा रसायन का भी प्रयोग होता है और इसमें पानी ड्रिप सिंचाई विधि और फव्वारा विधि में पानी का ज्यादा यूज नहीं होता, पानी हम लोग काफी बचा लेते हैं। जब हम फर्टिगेशन विधि, अगर हम पानी के साथ उर्वरक को मिलाते हैं, फर्टिगेशन में फर्टिगेशन मेथड में जब हम पानी के साथ उर्वरक को मिला देते हैं, ठीक है, और उसको मिलाकर हम बेचते हैं, तो फर्टिगेशन विधि कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी है टपक विधि। इसको हम फर्टिगेशन मेथड को टपक विधि के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और इसे आधुनिक विधि कहते हैं। सिंचाई की जो आधुनिक विधि है वो भी हम इसको कहते हैं। ठीक, सिंचाई की परंपरागत विधियों में हमने 6 मेथड पढ़े, फर्टिगेशन से लेकर 2 साल। अब एक बहुत अच्छी चीज आपको बताने जा रहे हैं जो आपको पता होना चाहिए। भारत में कृषि के प्रकार, भारत में कृषि की फसल चक्र, नंबर 2 अनुबंध कृषि, दीर्घकालीन
अब भारत में कृषि कितने प्रकार की होती है, इसको जल्दी समझ लीजिए। भारत में कृषि के जो प्रकार है उसमें हम पढ़ेंगे फसल चक्र, अनुबंध कृषि, दीर्घकालीन कृषि, मिश्रित कृषि, जैविक कृषि, स्थानांतरित कृषि, राजकीय कृषि, पूंजीवादी कृषि, निगमित कृषि, तर कृषि, आर्द्र कृषि, शुष्क कृषि, समोच्च कृषि, वेद कृषि और तैरती हुई कृषि। नंबर पहला लिखिए फसल चक्र। फसल चक्र में योजनाबद्ध तरीके से हम क्या करते हैं, फसल चक्र में योजनाबद्ध तरीके से एक के बाद एक फसलों का जब उत्पादन किया जाए उसे हम कहते हैं फसल। दूसरा बात अनुबंध, इसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। भारत में इसी चीज पर अभी भी चर्चा चल रही है। किसान और खरीदार के बीच समझौता हो जाएगा, फसल के उगने से पहले एग्रीमेंट हो जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, अनुबंध कृषि कहते हैं। जब हम उर्वरक और कीटनाशक का अधिक प्रयोग करें, जब हम उर्वरक और कीटनाशक का अधिक प्रयोग करें तो हम उसे कहते हैं दीर्घकालीन कृषि। इसमें मिश्रित कृषि, मिश्रित फसल और फसल चक्र तीनों को शामिल किया जाता है। ठीक, मिश्रित कृषि में जब कृषि खाद्यान्न के साथ, जब हम खाद्यान्न के साथ चारागाह अगर हम दोनों को पैदा करते हैं तो इसे हम कहते हैं, या पशुपालन के लिए चारागाह चला जाता हो तो पशुपालन लिखेंगे। जब हम क्या करें, मिश्रित कृषि में खाद्यान्न के साथ पशुपालन को भी करें तो उसे हम कहते हैं मिश्रित कृषि। जैविक कृषि सबसे फायदेमंद है, पर्यावरण पर सबसे कम प्रभाव डालती है, इसका बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और इसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। ठीक, अब जैविक कृषि वाला पहला राज्य कौन सा है, अब दो राज्य और बने हैं, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये लोग भी जैविक कृषि के लिए अपना नाम आगे बढ़ा चुके हैं। तीसरा है पूंजी स्थानांतरित कृषि, इसे हम लोग झूम कृषि के नाम से कहते हैं। इसमें वृक्ष और वनस्पतियों को काटकर स्थानांतरित, इसको हम झूम कृषि के नाम से भी जानते हैं और अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। उत्तर भारत में झूम, पेवर तथा कहियार, बुंदेलखंड में दीपा, बस्तर में जरा और मिर्गा, दक्षिण भारत में बन्ना राजस्थान में, कोंडू आंध्र प्रदेश में, कुमारी केरल में और बीगा और केरल में रहते हैं। राजकीय कृषि, राजकीय कृषि ये वहां पर की जाती है यहाँ पर सरकार के रिसर्च सेंटर होते हैं, रिसर्च सेंटर की जाती है, जिस पर इसका संचालन राजकीय अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। पूंजीवादी कृषि में जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो जमीन के एक बड़े भाग को खरीद लेते हैं, फिर उस पर कराते हैं। बेसिकली ये असम या इस ऐसे देखो चाय, कॉफी और रबर है, पूंजीपति लोग होते हैं, बड़ी मात्रा में जमीन ले लेते हैं और बड़ी मात्रा में जमीन लेने के बाद उस पर खेती करवाते हैं, तो अधिकतर चाय, कॉफी या रबर में होता है। अगला है निगमित खेती, ये एक सोसाइटी रजिस्टर करानी पड़ती है, इसमें सोसाइटी का एक रजिस्ट्रेशन होता है, नाबार्ड के माध्यम से सोसाइटी रजिस्टर्ड की जाती है और सोसाइटी रजिस्टर्ड करने के बाद फिर उत्पादन किया जाता है। ये तमिलनाडु और महाराष्ट्र में चीनी की मिलें हैं तो कोऑपरेटिव निगमित कृषि के अंतर्गत की जाती है। तर कृषि ऐसा है जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, 200 जहां पर पानी की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर राज्य में चावल के लिए होते हैं, तर कृषि जहां पानी भरा रहता है इसके लिए चावल की। आर्द्र कृषि होती है वहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है और शुष्क में 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक, आर्द्र में अल्प सिंचाई की होती है, ये गंगा के मैदानी भाग होते हैं। आर्द्र में गंगा के मैदानी भागों में किया जाता है, इसे हम आर्द्र। अब शुष्क पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में समोच्च, बहुत अच्छा नाम है, समोच्च भी कहते हैं, पर्वतों पर की जाती है, पर्वतों पर की जाने वाली कृषि को हम समोच्च कृषि कहते हैं। वे में 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है।
2 या 2 से अधिक और तैरती कृषि जो नाव पर की जाती है, नाव पर की जाती है, उसे हम तैरती हुई कृषि कहते हैं। ठीक, भारत में कितने प्रकार के, भारत में कृषि के प्रकार कितने हैं ये आप लोगों ने अभी देख लिया है। भारत में कृषि के जो प्रकार हैं उसमें सबसे पहले है फसल चक्र, फिर अनुबंध कृषि, दीर्घकालीन कृषि, मिश्रित कृषि, जैविक कृषि, स्थानांतरित, राष्ट्रीय, पूंजीवादी, नियमित, आर्द्र, शुष्क, 200 सेंटीमीटर से अधिक, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच, 100 सेंटीमीटर से कम, समोच्च, पर्वतों पर की जाने वाली खेती है जो कैसे होती है, ऐसे ऊपर फिर नीचे फिर सीढ़ीनुमा होती है, क्योंकि ऊपर से अगर पानी गिरेगा बहुत तेजी से आएगा, नीचे जाकर मिट्टी को बहा कर ले जाएगा। जब हम उसको सीढ़ीनुमा बनाएंगे तो उसका वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। समोच्च कृषि कहते हैं जहां पर पर्वतों की खेती जाती है। ये दूसरी कृषि छोटे होता है कि कृषि नौकाओं की खेती जो केरल में आपको देखने को मिलती है। भारत में कृषि के प्रकार का ये हमारा ये चीज हमारे यहाँ पर अब क्रांतियां और कुछ हरित क्रांति नाम पढ़ते हैं, इंद्रधनुष क्रांति, फूल क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, लाल क्रांति, काली क्रांति, ग्रे रजत स्वर्ण, ग्रे रजत स्वर्ण, लाल, अमृत, हरित क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति, गोल पीली क्रांति, नीली क्रांति, गुलाबी, लाल, काली, ये सब। ठीक, तो पहले इसके नाम लिख लीजिए। पीली क्रांति तिलहन से है, पीली जो है वो तिलहन से, इसमें सरसों, मूंगफली, सोयाबीन जो भी खेती होती है, नीली मछली से, लाल क्रांति मांस और टमाटर से, गुलाबी क्रांति आप लोग बताइए, गुलाबी क्रांति बताइए, प्याज और मछलियां उत्पादन, भारत जिनेगा बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन और निर्यात करता है। रजत जैसे स्वर्ण क्रांति बागवानी से है, ग्रे क्रांति फर्टिलाइजर से, काली क्रांति पेट्रोलियम पदार्थों से, गोल क्रांति आदि से संबंधित, इंद्रधनुष क्रांति बहुत अच्छा है। इंद्रधनुष क्रांति को एमएस स्वामीनाथन ने वर्ष 2011 में एमएस स्वामीनाथन ने इसे सदाबहार क्रांति बनाया। हरित क्रांति गेहूं और चावल से, और हरियों एक और जब अमृत क्रांति बहुत आसान, नदी जोड़ो जो प्रोजेक्ट चला था, नदी जोड़ो परियोजना
जो आपकी अमृत क्रांति है वो नदी जोड़ों परियोजना से कोरिलेटेड है। ठीक है, तो क्रांतियों में हरित क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति, गोल क्रांति, ठीक है, गोल क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, लाल क्रांति, काली क्रांति, नील ग्रे क्रांति, रजत, स्वर्ण, अमृत क्रांति, ये सारी हमारे देश में होने वाली क्रांति है। इनको आप अच्छे से तैयार रखिएगा। और आज के इस क्लास में हम लोगों ने सिंचाई सारी चीजें पढ़ ली, और जो चीजें अगला जो हम लोग यूनिट स्टार्ट करेंगे वो है आपके सिलेबस में दिया होगा इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। तो जो इसका पार्ट बचा रह गया होगा थोड़ा बहुत, उसको भी हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर द क्लास।